हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम पढ़ते हैं हिस्ट्री और भारत सेकेंड का चैप्टर फर्स्ट, जिसका नाम है हर्षवर्धन एंड द कंटेम्प्रेरी सोसाइटी, क्लास 7th। तो हम यहाँ से शुरू करते हैं। Emperor Harshvardhan was a great ruler of Pushyabhuti dynasty who unified India in the thread of unity in spite of adversity। यहाँ पे बताया गया है जो एम्पर हर्षवर्धन थे वो एक ग्रेट रूलर थे पुष्यभूति डायनेस्टी के, जिन्होंने पूरी की पूरी इंडिया को एकता के धागे में बांटा और जिन्होंने इंडिया को एक कर दिया। अब इनके बारे में जो हम डिटेल इंफॉर्मेशन है इस चैप्टर में आगे पढ़ेंगे। जब गुप्त एरा या फिर गुप्त जो साम्राज्य था वो फॉल हो जाता है, जब वो ख़त्म हो जाता है तो पूरी की पूरी इंडिया है उसको स्मॉल स्मॉल स्टेट्स में डिवाइड किया जाता है। तो ये जो स्मॉल स्मॉल स्टेट्स थे ये आपस में लड़ाई झगड़े करते रहते थे एक दूसरों के साथ। हुनाज इन्वेशन, हुनाज एक ट्राइब है, तो ट्राइब ने इंडिया पर आक्रमण किया था। तो हुनाज इन्वेशन एट दैट सेम टाइम, और उसी टाइम पर इंडिया के ऊपर हुनाज ने इन्वेशन किया, आक्रमण किया, जिससे इंडिया की जो सिचुएशन थी और भी ज़्यादा बेकार और बदतर होती चली गई। उस टाइम पर पुष्यभूति इस्टेब्लिश करते हैं एक डायनेस्टी को उसी के नाम पर, तो उसका नाम रखते हैं डायनेस्टी का पुष्यभूति डायनेस्टी। उसी के नाम पर वो उस डायनेस्टी को इस्टेब्लिश करते हैं। कहाँ पर करते हैं? थानेश्वर में। तो जो रूलर्स थे इस डायनेस्टी के वो हम आगे डिस्क्राइब किए गए, उनको आगे हम पढ़ेंगे। सो रूलर्स ऑफ पुष्यभूति डायनेस्टी, सबसे पहले हम पढ़ेंगे नरवर्धन, राज्यवर्धन एंड आदित्यवर्धन 505 to 580 AD। फ्रॉम द कंपोजिशन ऑफ हर्षवर्धन पोइट भानभट्ट। अब देखो, हर्षवर्धन का एक पोइट था जिसका नाम था भानभट्ट, और उन्होंने बहुत सारे ऐसे वर्क वगैरह लिखे थे। एंड फ्रॉम द कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन ऑफ बंसखेरा एंड मधुबन, और बंसखेरा और मधुबन में जो कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शंस मिले हैं और जो हर्षवर्धन के पोइट थे भानभट्ट, हमें वहाँ से इंफॉर्मेशन मिलती है कि जो 3 रूलर्स थे नवर्धन, राज्यवर्धन एंड आदित्यवर्धन ने रूल किया था 505 AD से 580 AD तक। तो ये हमें इस सब के बारे में कहाँ से पता चलता है कि 3 रूलर्स ने रूल किया था। इन 3 रूलर्स ने रूल किया था हमें पता चलता है हर्षवर्धन का जो पोइट था भानभट्ट उससे, और जो बंसखेड़ा और मधुबन में जो कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन से वहाँ से हमें ये पता चलता है कि यहाँ पर 3 रूलर्स ने रूल किया था 505 AD से 580 AD तक। तो ये जो रूलर्स थे ये वो नॉट कम्प्लीटली इंडिपेंडेंट, ये इंडिपेंडेंट नहीं थे, सबके सब आपस में डिपेंडेंट थे, कोई किसी पर था कोई किसी पर था। दैट इज वाई, इसी वजह से इन्होंने टाइटल अज्यूम किया था महाराजा का। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे प्रभुकवर्धन के बारे में 580 से 605 AD तक। प्रभुकवर्धन जो था वो एक पहला इंडिपेंडेंट रूलर था पुष्यभूति डायनेस्टी का। अभी यहाँ बताया गया था तीनों के तीनों जो रूलर थे ये आपस में क्या थे? डिपेंडेंट थे। लेकिन प्रभुकवर्धन जो था पहला ऐसा इंडिपेंडेंट रूलर था पुष्यभूति डायनेस्टी का। इन्होंने अज्यूम किया था टाइटल महाराजा धीराज का, इनको टाइटल मिला, और इनको परम भट्टार का भी टाइटल दिया गया। इन्होंने रूल किया था 580 AD से 605 AD तक। ये पार्टिसिपेट करते हैं बहुत सारे वॉर्स में ड्यूरिंग हिज रीन। इनका जो रूल था, इनके रूल के टाइम पर बहुत सारे वॉर्स में ये पार्टिसिपेट करते हैं। भानभट्ट ने डिस्क्राइब किया है उनको लोयन, शेर का उनको टैग दिया गया है भानभट्ट ने। भानभट्ट कौन थे? जो हर्षवर्धन का पोइट था। तो उन्होंने प्रभुकवर्धन को लोयन बोला है हुनास के लिए। हुनास कौन से? जो हुनास ट्राइब, जब इंडिया की सिचुएशन और भी खराब होती गई थी तो हुनास ने इंडिया पर आक्रमण किया था ताकि उनकी सिचुएशन और भी खराब हो सके। तो जब हुनास के अगेंस्ट ये लड़ाई कर रहे थे तो प्रभुकवर्धन को लोयन बोला गया था भानभट्ट के द्वारा, एंड एज जुआर फॉर द इंडस किंगडम, और इंडस किंगडम के लिए जुआर बोला गया था। प्रभुकवर्धन हैड 3 चिल्ड्रंस थे। प्रभुकवर्धन के पहले का नाम है राज्यवर्धन, राजेश्री इनकी लड़की थी, एंड हर्षवर्धन। अब हम राज्यवर्धन के बारे में पढ़ेंगे 605 से 606 AD तक। आफ्टर द डेथ ऑफ प्रभुकवर्धन, प्रभुकवर्धन की डेथ के बाद 605 में इसका सबसे बड़ा बेटा जिसका नाम था राज्यवर्धन, वो थानेश्वर की जो गद्दी है उस पर बैठते हैं।
ही ऑल्सो, इनको भी जो टाइटल दिया जाता है महाराजा धीराज का टाइटल दिया जाता है और परम भट्टारका का। ये बहुत ही ब्रेव, बहादुर और सहयोगी राजा थे अपने पिता की तरह ही। इन्होंने इसके टाइम पर जब ये इन्होंने रूल किया था तो इनके रूल के टाइम पर इन्होंने बहुत सारे संकटों को फेस किया था, सामना किया था। और ही रिसीव्ड दिस, और इसको एक ना पेनफुल इंफॉर्मेशन मिली थी इसका फ्रॉम द मैसेंजर, एक मैसेंजर के द्वारा इनको एक पेनफुल इंफॉर्मेशन मिली थी। क्या मिली थी? दैट कि देवगुप्त कौन था? मालवा का जो रूलर था देवगुप्त था, और किंग शशंक जो कि गौर रीजन का राजा था, एंड ध्रुवसेन कौन था? वल्लभी का राजा था। तो तीनों के तीन, देवगुप्त, शशंक और ध्रुवसेन, ये तीनों के तीनों क्या करते हैं? राज्यवर्धन का जो ब्रदर इन लॉ था घृववर्मन मोकरी, इसके अगेंस्ट लड़ाई करते हैं। और क्योंकि जो ये घृववर्मन था ये रूलर था कन्नौज का, तो देवगुप्त, शशंक और ध्रुवसेन तीनों इसके अगेंस्ट लड़ाई करते हैं और घृववर्मन को मार देते हैं। और उसकी जो वाइफ थी जिसका नाम राज्यश्री था, प्रभुवर्धन की जो डॉटर थी राज्यश्री, उसको अपने साथ ले जाते हैं बंदी बनाकर। तो राज्यवर्धन को ये पता चलता है इसकी जो बहन है राजश्री, उसको बंदी बनाकर ले गए हैं। कौन लेके गए हैं? देवगुप्त मालवा के रूलर, शशंक गौर रीजन का किंग और ध्रुवसेन वल्लभी का राजा। तो ये इसकी बहन राज्यश्री को अपने साथ बंदी बनाकर ले गए हैं और इसके ब्रदर इन लॉ को मार दिया इन्होंने। घृववर्मन मोकरी जो कि रूलर थे कन्नौज के, उनको मार दिया और इसकी बहन को अपने साथ ले जाते हैं। और इस न्यूज़ को सुनकर राज्यवर्धन बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाते हैं, बहुत ही गुस्से में आ जाते हैं। और वो बिल्कुल एकदम जब भी ये निश्चय करते हैं कि मुझे अब उनके साथ लड़ाई करनी है, और वो चले जाते हैं 10,000 सोल्जर्स के साथ लड़ाई करने। इस टाइम पर ऑफ द क्राइसिस, इस संकट के टाइम पर राज्यवर्धन का जो यंगर भाई था, जो इसका छोटा भाई था हर्षवर्धन, वो भी इनको कहते हैं कि मैं भी आपके साथ चलना चाहता हूँ, मुझे भी उनके साथ वॉर में पार्टिसिपेट करना है। तो ये बोलते हैं, फिर राज्यवर्धन बोलते हैं, मना करते हैं उनको, और वो कहते हैं कि एक ही लायन जो है इनफ है, हंट अ डियर, एक डियर का शिकार करने के लिए एक लायन जो है वो भी काफी है। एग्जिबिटिंग करेज इन दिस वॉर राज्यवर्धन डिफीटेड द किंग। अब राज्यवर्धन जैसे लड़ाई करने जाते हैं तो वो जो मालवा का किंग था देवगुप्त, उनको तो हरा देते हैं, लेकिन जो किंग था शशंक, गौर रीजन का जो किंग शशंक था, वो राज्यवर्धन का मर्डर कर देते हैं बाय डिसिट, छल के द्वारा धोखा कर कर इनका जो है मर्डर किया जाता है किंग राज्यवर्धन का 606 AD में। बर्थ, अब हम हर्षवर्धन के बारे में पढ़ेंगे कि इनका जन्म कहाँ हुआ था, कब हुआ था। हर्षवर्धन का जो जन्म है वो 4 जून 590 AD में हुआ था, इन द वास्ट किंगडम ऑफ थानेश्वर में हुआ था। आफ्टर द बर्थ ऑफ हर्षवर्धन की जन्म के बाद जो है फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया गया था पूरे के पूरे स्टेट्स में बहुत सारे दिनों तक। अब इनके पेरेंट्स के बारे में जानते हैं, कौन कौन थे इनके पेरेंट्स। हर्षवर्धन की मदर का जो नाम था यशोमती था और इनके पिता का नाम था प्रभुवर्धन, वॉज हिज फादर। हर्षवर्धन जो था एक टॉलरेंट, सहयोगी, सहनशीलता, करेजियस एंड एक ग्रेट किंग था अपने पिता की तरह। ब्रदर एंड सिस्टर, हर्षवर्धन के 3 सिबलिंग से 3 भाई बहन थे हर्षवर्धन के। एक तो था एल्डेस्ट ब्रदर, सबसे बड़ा भाई, जिसका नाम था राज्यवर्धन, जिसको छल के द्वारा मारा गया था। और जो इससे बड़ी बहन थी वो थी राज्यश्री, जिसको तीनों की तीनों राजा बंदी बनाकर ले गए थे। हर्षवर्धन सबसे छोटा था। हर्षवर्धन रिस्पेक्ट करते हैं अपने ब्रदर को और लव करते हैं इनकी सिस्टर को, बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। एजुकेशन, हर्षवर्धन वॉज वेरी लर्न एंड इंटेलिजेंट थे, फ्रॉम विच इट इज एस्टिमेट दैट हर्षवर्धन की जो एजुकेशन थी बहुत ही प्रॉपर तरीके से केयर की गई थी। ट्रेनिंग ऑफ वेपन्स एंड वॉर, हर्षवर्धन का जो चाइल्डहुड था उसको स्पेंड किया गया था भांडी के साथ। द नेफ्यू ऑफ हिज मदर्स यशोमती, इसकी जो मदर थी यशोमती, उसका जो नेफ्यू है उसका नाम भांडी था, तो उनके साथ इनका बचपन जो है स्पेंड किया गया था। विथ कॉन्स्टेंट रिहर्सल्स एंड मनूवर्स ही बिकेम अ ग्रेट हॉर्स वॉरियर। अब इतने सारी कोशिशें करने के बाद ये क्या बन जाते हैं? हॉर्स वॉरियर। हॉर्स पर जो योद्धा होते हैं, जो घुड़सवार करते हैं, वो बहुत ही सक्सेसफुल हो जाते हैं उसमें। हर्ष का जो कोर्ट पोइट था जिसका नाम था भनभट्ट, कंपोजिशन हर्षचरिता। अब देखो, हर्षवर्धन का जो कोर्ट में पोइट था उसका नाम था भानभट्ट। भानभट्ट ने एक वर्क लिखा जिसका नाम रखा गया हर्षचरिता।
जिसमें वो डिस्क्राइब करते हैं व्हेन, जब हर्ष प्रैक्टिस करते हैं वारफेयर एवरीडे, कि कब कब, जैसे डेली डेली जो टाइम ड्यूरेशन थी, डेली डेली का जो टाइम था, उनका जो टाइम टेबल था, उसके बारे में जो है हर्ष चरिता में बताया गया है कि जो हर्ष थे कैसे वो वॉरफेयर, वॉर के लिए, लड़ाई करने के लिए वो डेली डेली प्रैक्टिस करते थे, वो बताया गया है। एंड कैसे इसका हाथ गोट ब्लैक एंड बाई हिज वेपन्स, जब वो वेपन्स का यूज करते तो कैसे उनका जो हाथ है वो काला हो जाता था। डू यू नो, जो फर्स्ट कैपिटल थी ऑफ द किंगडम ऑफ एम्परर हर्षवर्धन की, जो किंगडम था उसकी कैपिटल, द फर्स्ट कैपिटल ऑफ द किंगडम ऑफ एम्परर हर्षवर्धन, थानेश्वर की कौन क्या कैपिटल थी, वॉज लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर सरस्वती। जो रिवर सरस्वती है उसके बैंक पर ही थानेश्वर की कैपिटल थी। एंड हर्ष का जो माउंड है, हर्ष के जो टीले हैं, वॉज अ फोर्ट हैविंग 52 टावर्स। और हर्ष का जो जहाँ टीला है वहां पर 42 टावर्स जो है टावर थे। कोरोनेशन इन थानेश्वर, अब हम पढ़ेंगे राज तिलक जो किया गया था हर्षवर्धन का थानेश्वर के अंदर। वो आफ्टर सडन डेथ ऑफ इनके जो बड़े भाई है, छल कर कर उनकी मृत्यु की गई थी। तो ऐसे ही इनके भाई की मृत्यु के बाद इनका जो है राज तिलक किया जाता है। कितनी साल की उम्र में, 16 साल की उम्र में इनका राज तिलक किया जाता है थानेश्वर में 606 AD में, इन कंसल्ट विद द प्राइम मिनिस्टर। और जो प्राइम मिनिस्टर था भांडी, उसकी उनके साथ कंसल्ट कर कर इनका राज तिलक किया जाता है। मर्जर ऑफ कनौज, अब कनौज को ये मर्ज कर देते हैं, जोड़ देते हैं। आफ्टर कोरोनेशन, कोरोनेशन के बाद, राज तिलक के बाद हर्ष सबसे पहले क्या करते हैं, जैसे ही उनका राज तिलक होता है वो अपने भाई का बदला लेते हैं और अपनी जो बहन है उसको ढूंढ कर लेकर आते हैं। अब हर्ष फर्स्ट टेक रिवेंज ऑन हिज एनिमीज, जो इनके एनिमीज थे उनसे बदला लेते हैं। एट दैट टाइम, उस टाइम पर हर्षवर्धन को ये पता चलता है कि जो इनकी बहन राजेश्वरी, जिसको बंदी बनाया गया था, वो जेल से भाग चुकी है और वो कहाँ चली गई है, विंध्याचल के जो जंगल है वहां पर चली गई है। हर्षवर्धन अपनी बहन को ढूंढ लेते हैं। प्राइम मिनिस्टर नहीं, वो किसके साथ ढूंढते हैं, विद द हेल्प ऑफ अ बुद्धिस्ट मॉन्क नेम्ड दिवाकर मित्रा। अब दिवाकर मित्रा जो है बुद्धिस्ट मॉन्क है, साधु है, उनकी हेल्प से वो अपनी बहन को विंध्याचल जंगलों में ढूंढ लेते हैं। एट दिस टाइम, उस टाइम पर शी वॉज गोइंग टू कमिट सती, वो उस टाइम पर वो कहाँ जा रही थी, सती को कमिट करने जा रही थी। सती होता है जब किसी भी राजा की या फिर जो रानी होती है, रानी का जो राजा है उसकी, किंग की जो डेथ हो जाती है, तो डेथ होते ही जो रानी होती है उसको सती प्रैक्टिस करनी होती है। जब उनके हस्बैंड, रानी और राजा ही नहीं, जितनी भी वहां पर उस टाइम पर वुमेन थी, औरतें थी, अगर उनके हस्बैंड की डेथ हो जाती है तो उनको उनकी चिता में जलकर अपनी भी प्राणों को त्याग करना होता है। तो अब इनके हस्बैंड की डेथ हो जाती है, छल के साथ इनकी भी डेथ हो जाती है, इनकी पति की, तो ये भी क्या करती है, सती कमिट करने जाती है। हर्षवर्धन वॉज प्लीज टू सी हिज सिस्टर सेफर, अब हर्षवर्धन बहुत खुश हो जाते हैं अपनी बहन को सुरक्षित देखकर। जब हर्षवर्धन कनौज पहुंचते हैं अपनी बहन के साथ, तो लोग वहां के उनका बहुत अच्छी तरीके से वेलकम करते हैं। एट द रिक्वेस्ट ऑफ राजेश्वरी, राजेश्वरी की रिक्वेस्ट पर हर्ष जो क्या करते हैं, थानेश्वर को कनौज के साथ जोड़ देते हैं एंड कनौज को अपनी कैपिटल बनाते हैं। विद द मर्जर ऑफ थानेश्वर और कनौज को जब उन्होंने मर्ज किया, एक किया, तो हर्षवर्धन की जो पावर है और भी इंक्रीज हो जाती है। ओवरकमिंग हिज इनिशियल प्रॉब्लम्स, हर्ष स्टार्टेड, अब धीरे धीरे क्या करते हैं, जैसे ही उन्होंने मर्ज किया कनौज को और थानेश्वर को, तो धीरे धीरे वो बहुत सारी जो है विजय प्राप्त करने लगते हैं। जो उन्होंने बहुत सारी लड़ाइयाँ की थी और जिनमें वो सक्सेस हो जाती है। तो अब इनकी जो मेन कंक्वेस्ट है उनको पढ़ेंगे हर्षवर्धन की। सबसे पहली है द कंक्वेस्ट ऑफ गौर, गौर पर इन्होंने विजय प्राप्त की थी। द रूलर था गौर का, बंगाल का सशंक, वॉज द ग्रेटेस्ट ओपोनेंट ऑफ हर्षवर्धन का बिल्कुल अपोनेंट था ये, इनके बिल्कुल अगेंस्ट था, इनका एनिमी था ये बिलीव करते थे शैविनिज्म में। ही अपोज द बुद्धिस्ट फेथ, तो जो शशंक थे वो शैविनिज्म मतलब शिवजी भगवान में विश्वास रखते थे, और बुद्धिस्ट फेथ को, जो बुद्धिस्ट धर्म था उसको क्या करते हैं, ये अपोज करते हैं। ही हैड ऑल्सो गोट द बोधि ट्री कट एट द होली गया, जो गया प्लेस है वहां पर जो पवित्र बोधि ट्री है, इन्होंने क्या किया, उस पवित्र बोधि ट्री को भी कटवा दिया।
इन द बिगनिंग, स्टार्टिंग में ही सेंट भांडी, सबसे पहले तो जो हर्ष है, हर्षवर्धन है, वो अपने प्राइम मिनिस्टर भांडी को भेजते हैं बड़ी सी आर्मी के साथ गौर पर अटैक करने के लिए। लेकिन भांडी की आर्मी से इतना जो लड़ाई हो रही थी वो कंप्लीट तरीके से ख़त्म नहीं की गई। इस वजह से हर्ष को एक एंटर करना पड़ा एक अलायंस में, इनको एक एग्रीमेंट करना पड़ा किंग के साथ, जिसका नाम था भास्कर वर्मन, जो कि कामारूपा के जो किंग थे भास्कर वर्मन, उनके साथ ये एग्रीमेंट करते हैं और ये दोनों मिलकर फिर शशंक को हराते हैं। एंड द टू किंग्स, और दोनों मिलकर फिर डिफीट हरा देते हैं शशंक को बहुत ही गंदी तरीके से। और एंड में जो शशंक है अपनी लाइफ को बचाकर वो वहां से भागना पड़ता है उसको, वो भाग जाते हैं वहां से। अब हम पढ़ेंगे कंक्वेस्ट ऑफ 5 किंगडम्स। इन्होंने 5 किंगडम्स पर भी विजय प्राप्त की थी। अकॉर्डिंग टू ह्यून सैंग के अकॉर्डिंग हर्षवर्धन फॉट कंटिन्यूसली फॉर द फर्स्ट 6 years ऑफ हिज reign। इनके रूल के टाइम पर हर्षवर्धन ने कंटिन्यूसली जो है लगातार 6 साल लड़ाई की। फर्स्ट 6 years इनके जो रूल के जो फर्स्ट 6 साल थे, इन्होंने लड़ाई की 606 से 612 तक विद द रूलर्स ऑफ 5 स्टेट्स के रूलर्स के साथ। एंड में, इन वॉर के एंड में हर्ष जो है जीत जाते हैं और वो सारे के सारे किंगडम्स को अपने किंगडम में मिला लेते हैं। और ये 5 किंगडम कौन कौन से थे? पंजाब, कनौज, बिहार, बंगाल एंड उड़ीसा। हर्ष प्रेस्टीज एंड फेम हैड इंक्रीज ड्यू टू दिस विक्ट्रीज। अब इन विजयों को प्राप्त करने के बाद, इतनी 5 किंगडम्स पर विजय प्राप्त करने के बाद इनकी जो फेम था वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है। द कंक्वेस्ट ऑफ वल्लभी, अब जो वल्लभी है वहां पर इन्होंने विजय प्राप्त की। वल्लभी जो है गुजरात में है, एक पावरफुल और प्रोस्परस किंगडम थी ड्यूरिंग द टाइम ऑफ हर्षवर्धन के टाइम पर वल्लभी बहुत ही पावरफुल एक किंगडम थी। इट वॉज ऑल्सो इंपॉर्टेंट फ्रॉम द जियोग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट थी। हर्षवर्धन ने अटैक किया था वल्लभी पर एक बड़ी ही आर्मी के साथ 630 AD में। देयर वॉज द रूल, उस टाइम पर वहां पर रूल कौन कर रहे थे? ध्रुवसेन सेकंड। तो ध्रुवसेन सेकंड वल्लभी पर रूल कर रहे थे। ध्रुवसेन को हरा दिया जाता है बैटल में, और वो क्या करते हैं? दादा सेकंड, द किंग थे बडुआज के जो किंग थे जिनका नाम दादा सेकंड था, उनकी शरण में चले जाते हैं ध्रुवसेन हारने के बाद बैटल में। एट दैट बिहेस्ट ऑफ दादा, अब देखो दादा सेकंड जो किंग थे बडुआज के, उनकी आज्ञा पर क्या करते हैं? हर्ष उसी किंगडम को ध्रुवसेन को वापस कर देते हैं। जो ध्रुवसेन बैटल में हार जाते हैं हर्ष के साथ और जो दादा सेकंड की शरण में आ जाते हैं, तो दादा की आज्ञा पर जो हर्षवर्धन है वो उस स्टेट को, वल्लभी को वापस ध्रुवसेन को दे देते हैं। एंड ध्रुवसेन एक्सेप्ट करते हैं अथॉरिटी ऑफ हर्षवर्धन, और जो हर्षवर्धन है उसकी रूल को ध्रुवसेन एक्सेप्ट कर लेते हैं कि हाँ मैं तुम्हारे अंडर में हूँ। हर्ष मैरिड हिज डॉटर टू ध्रुवसेन, और हर्ष की जो डॉटर थी उनकी शादी वो ध्रुवसेन से करा देती हैं। अब हम पढ़ेंगे कंक्वेस्ट ऑफ कामारूपा, जो कामारूपा पर विजय प्राप्त की थी उसके बारे में। हर्षवर्धन डिफीट भास्कर वर्मन को वो हरा देते हैं, रूलर जो थे कामारूपा के जो रूलर थे असम में। एंड ऑल्सो सब्जुकेटेड हिज किंगडम, और उसके किंगडम को भी अपने कंट्रोल में करते हैं। बट हर्ष जो है रिटर्न कर देते हैं उस किंगडम को वापस, भास्कर वर्मन को वापस दे देते हैं, क्योंकि उन्होंने उसकी हेल्प की थी। जब शशंक को हराना था तो इन्होंने इनकी हेल्प ली थी, एग्रीमेंट किया था, और इसी वजह से यही कारण है कि वो भास्कर वर्मन को उसकी किंगडम कामारूपा वापस कर देते हैं। कीपिंग इन माइंड द सर्विसेज ऑफ भास्कर वर्मन टू द डिफीट शशंक। भास्कर वर्मन जो है भास्कर वर्मन ने पहले ही हर्ष की जो अथॉरिटी है, हर्ष के जो रूल है उसको एक्सेप्ट किया है। और बहुत सारे एलिफेंट्स जो है, कनौज कॉन्फ्रेंस जो हुई थी, मीटिंग जो हुई थी कनौज की, वहां पर बहुत सारे एलिफेंट्स जो है भास्कर वर्मन जो रूलर है कामारूपा को, वो हर्षवर्धन को देते हैं। अब हम सिंध पर जो विजय प्राप्त की थी हर्षवर्धन ने वो पढ़ेंगे। भास्कर वर्मन ने कैप्चर किया था सिंध को, किसको हराकर? किंग ऑफ सिंध के जो किंग थे उनको हराकर प्रभुकवर्धन ने सिंध को, राजा को हराकर सिंध को अपने कंट्रोल में किया था। लेकिन इनकी मृत्यु के बाद इसी चीज का फायदा उठाया गया कि अब वहां पर अव्यवस्था चल रही है तो हमें सिंध को वापस अपने कंट्रोल में करना चाहिए। तो सिंध रिगेन इंडिपेंडेंस, और सिंध को आज़ादी मिल जाती है। हर्ष स्टैंडर्ड हिज पोजीशन को और स्ट्रॉन्ग करते हैं और फिर से वो सिंध के राजा को हराकर सिंध को अपने कंट्रोल में करते हैं। तो सबसे पहले प्रभुकवर्धन ने क्या किया था? सिंध को हराया था, और
उसके बाद इनकी मृत्यु के बाद इसी चीज़ का फ़ायदा उठाकर किंग सिंध को अपने वापस से इंडिपेंडेंट आज़ाद करा लेते हैं। और फिर से जब हर्ष की जो पोजीशन है, उनकी जो स्ट्रेंथ इंक्रीज होती है, वैसे ही वो क्या करते हैं, सिंध को फिर से अपने कंट्रोल में कर लेते हैं, अटैक कर उसको हराकर। अब हम पढ़ेंगे कश्मीर पर जो विजय प्राप्त की गई थी उसके बारे में। हर्षवर्धन के रूल के टाइम पर जो किंग था कश्मीर का वो था दुर्लभवर्धन नाम था किंग ऑफ कश्मीर का। ये माना जाता था कि एक सेक्रेट जो तूत है, ये वहाँ पर माना जाता था कि जो महात्मा बुद्ध है उनका एक पवित्र दांत जो है विहार इन कश्मीर में एक जगह है विहार, वहाँ पर महात्मा बुद्ध का जो पवित्र दांत है वो वहाँ पर रखवाया गया था। वेयर देयर वॉज ऑलवेज लाइट, जहाँ पर हमेशा लाइट रहती है। हर्ष क्या करते हैं, कश्मीर के राजा को हरा देते हैं, दुर्लभवर्धन को हरा देते हैं और उनको फोर्स करते हैं कि मेरे रूल के अंडर में आओ, और वो उनके रूल के अंडर में आ जाते हैं। और जो पवित्र तीर्थ था महात्मा बुद्ध का वो अपने साथ ले जाते हैं और कनौज में जो मोनेस्ट्री, जो मठ बनवाया था, वहां पर उस दांत को वो रख देते हैं। कंक्वेस्ट ऑफ नेपाल, जो नेपाल पर विजय प्राप्त की गई थी उसके बारे में पढ़ते हैं अब हम। अकॉर्डिंग टू बानभट्ट के अकॉर्डिंग, बानभट्ट कौन था, हर्षवर्धन का जो कोर्ट पोइट था उसका नाम बानभट्ट था। तो बानभट्ट के अकॉर्डिंग एन आइसी रीजन वॉज कंक्वर्ड बाय हर्ष, एक आइसी रीजन जो बर्फ से ढका हुआ राज्य था उसको हर्ष ने अपने कब्जे में किया। कुछ हिस्टोरियन स्पेकुलेट दैट इट मे बी नेपाल इटसेल्फ, कुछ जो हिस्टोरियंस होते हैं वो अपने आप ही अनुमान लगा लेते हैं कि ये जो रीजन होगा वो नेपाल होगा। तो जो रीजन था फॉर दिस स्पेकुलेशन इज दैट रूलर ऑफ नेपाल अंशु वर्मन हैड स्टार्टेड द प्रैक्टिस ऑफ हर्ष संवत। हर्ष संवत क्या है, संवत होता है जो इंडियन का जो मेथड होता है ना टाइम को कैलकुलेट करने का, टाइम कैलकुलेशन के लिए इंडियन मेथड ऑफ टाइम कैलकुलेशन। तो ये बोला गया था कि जो रूलर है नेपाल का उन्होंने क्या किया था, अंशु वर्मन ने क्या किया था, जो इंडिया में यूज किया जा रहा था कैलकुलेट करने के लिए टाइम को, उनको इन्होंने प्रैक्टिस किया था, जिसकी वजह से ये माना जाता है कि जो अंशु वर्मन है उन्होंने भी हर्षवर्धन के रूल को एक्सेप्ट कर लिया था। कंक्वेस्ट ऑफ गंजम, जो कंक्वेस्ट ऑफ गंजम है ये इनका लास्ट विजय प्राप्त की थी इन्होंने लास्ट। अब हर्ष की जो लास्ट विक्ट्री थी, विजय जो इन्होंने प्राप्त की थी वो थी गंजम उड़ीसा। ये जो रीजन है ये कहाँ पर, ईस्टर्न कोस्ट उड़ीसा पर सिचुएटेड है। हर्ष अर्ली अटैक्स ऑन दिस रीजन वर नॉट, इन्होंने पहले भी बहुत यहाँ पर अटैक किए थे लेकिन पहले सक्सेस नहीं हो पाते हैं ये। फाइनली 643 एडी में ही वॉज एबल टू कन्क्वर इट, 643 एडी में ये विजय प्राप्त कर लेते हैं गंजम पर। एट द टाइम पुलकिश सेकेंड, उस टाइम पर पुलकिश सेकेंड हु वॉज इज कंटेम्प्रेरी, जो इनके कंटेम्प्रेरी रूलर थे, कंटेम्प्रेरी होते हैं इन्हीं की एज के जो समकालीन जो रूलर थे, हैड डाइड, वो उनकी मृत्यु हो जाती है, इस वजह से ये गंजम को भी अपने कंट्रोल में करते हैं। ही डोनेटेड, और ये क्या करते हैं 80 टाउन्स को ऑफ उड़ीसा के जो 80 टाउन्स थे वो एक लोकल बुद्धिस्ट टेम्पल को वो दान कर देते हैं। कोरोनेशन होता है जब राज तिलक किया जाता है किसी राजा का। तो वैदिक राइट परफॉर्म्ड एट द टाइम ऑफ सिटिंग ऑन द थ्रोन पर, गद्दी पर बैठने के टाइम पर जो वैदिक राइट की परफॉर्म की जाती है उसको कोरोनेशन बोला जाता है। विहार है जो धाम है बुद्धिस्ट मोंक का, जो धाम है उसको विहार बोला गया है। अनार्की होता है अव्यवस्था, जब किंग नहीं होता, किंग के एब्सेंस में जो उसकी रीजन में जो अव्यवस्था फैलती है उसको चाउस बोलते हैं, अनार्की बोलते हैं। संवत, अभी हमने पढ़ा कि जो इंडियन मेथड, जो इंडियन का जो कैलकुलेट करने, टाइम को कैलकुलेट करने का जो मेथड है उसको संवत बोला गया है। हर्ष एम्पायर, अब हम हर्ष की साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे। हर्षवर्धन ने नींव रखी थी एक ऐसे साम्राज्य की जिसका एज ए रिजल्ट ऑफ इस मिलिट्री कैंपेन, और जिससे वहां पर उन्होंने मिलिट्री अभियान भी शुरू किए थे। इनका जो एम्पायर है वह कश्मीर, नॉर्थ में कश्मीर से साउथ में विंध्याचल तक फैला हुआ था, और कामारूपा, ईस्ट में कामारूपा से अरेबियन सी इन वेस्ट तक फैला हुआ था। अब हम रिलेशंस विद फॉरेन कंट्रीज, अब जो फॉरेन कंट्रीज के साथ इनके रिलेशंस थे उनके बारे में पढ़ते हैं। हर्ष ने इस्टेब्लिश किए थे बहुत ही अच्छे रिलेशंस फॉरेन कंट्रीज के साथ भी। देयर वाज ट्रेड विद फॉरेन कंट्रीज के साथ ट्रेड भी होती थी। एम्बेसडर जो राजदूत थे उनको अब्रोड दूसरी कंट्री में भेजा जाता था, और जो फॉरेन ट्रैवलर्स थे वो भी इंडिया में आते थे।
फेमस चाइनीज ट्रैवलर जिसका नाम है ह्यून सैंग ऑल्सो केम, इंडिया में आते हैं हर्षवर्धन के टाइम पर। वो हर्ष के कोर्ट में भी 8 साल तक हर्ष के कोर्ट में रुकते हैं। और ह्यून सैंग को बोला जाता है प्रिंस ऑफ ट्रैवलर, का जो नाम है वो दिया गया है ह्यून सैंग को। वॉर विद पुलकिश सेकंड के साथ जो वॉर हुआ था वो, हर्षवर्धन जो है बहुत ही पावरफुल रूलर था नॉर्थ इंडिया का। नॉर्थ इंडिया मतलब कि इतना, नॉर्थ इंडिया का जो है पावरफुल रूलर जो था हर्षवर्धन था। और उसी टाइम पर जो है पुलकिश सेकंड वो साउदर्न इंडिया का जो पावरफुल रूलर था पुलकिश सेकंड, और नॉर्दर्न इंडिया का जो पावरफुल रूलर था वो था हर्षवर्धन। लाइक हर्ष की तरह ही वॉज ऑल्सो एक एम्बिशियस रूलर थे, वो एम्बिशियस किंग थे, बहुत अच्छे, उन्होंने शासन बहुत अच्छा किया था, बहुत ही स्ट्रांग थे वो भी हर्षवर्धन की तरह ही। पुलकिश सेकंड बिकेम एप्रीहेंसिव आफ्टर हर्ष विक्ट्री और वल्लभी। जब हर्षवर्धन ने वल्लभी के ऊपर अपनी विजय प्राप्त करते हैं तो पुलकिश सेकंड जो है वो बहुत ज़्यादा भयभीत हो जाते हैं एंड वॉर बिकेम इनएविटेबल। और जो वॉर होती है वो अनिवार्य बन जाती है कि वॉर का होना बिल्कुल निश्चित है कि हाँ होनी है। हर्ष बहुत सारी फोर्सेस को इकट्ठा करते हैं 5 टेरिटरीज, ताकि वो पुलकिशन को फेस कर सके। एंड इन 1633 एडी में हर्ष अटैक करते हैं पुलकिशन को आर्मी के साथ। और इस बैटल में, ये बैटल होती है रिवर नर्मदा के बैंक्स पर, और हर्ष जो है वॉज डिफीटेड इन दिस वॉर। और इस वॉर में कौन हार जाते हैं? हर्षवर्धन को हरा दिया जाता है इसमें। तो हर्ष वॉज डिफीटेड इन दिस वॉर में हर्षवर्धन हार जाते हैं। अब हम हर्ष के एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में पढ़ेंगे कि शासन कैसा किया था वहां पर हर्षवर्धन ने। हर्षवर्धन जो है नॉट ओनली ग्रेट विजेता ही नहीं थे, ये एक एम्पायर बिल्डर भी थे। इन्होंने साम्राज्य को भी बिल्ड किया था, बट ऑल्सो स्किल्ड एडमिनिस्ट्रेटर, एक बहुत ही अच्छे शासन करने वाले भी थे ये। इन्होंने इस्टेब्लिश किया था हाई ऑर्डर ऑफ गवर्नेंस, इसके साम्राज्य में इन्होंने बहुत अच्छा शासन किया। उस टाइम पर जो फॉर्म थी गवर्नमेंट की वो कैसी थी? किंग। आप सबसे पहले देखो किंग है। हर्षवर्धन जो था वो हाईएस्ट ऑफिशियल था स्टेट में जो सबसे हाईएस्ट पोजीशन होती है वो हर्षवर्धन की थी, किंग की होती है। इनको टाइटल मिले थे महाराजा धीराज का, परमेश्वरा का, परम भट्टारका का, सार्वभौम का, लोत्रा पथानथा एंड शिलादित्य एटसेट्रा। तो ये कुछ एक इनको टाइटल्स दिए गए थे, राजा को टाइटल दिए जाते हैं। जो पावर होती है किंग की वो अनलिमिटेड होती है, जो इनका मन होता है वो कर सकते हैं, इनकी पावर अनलिमिटेड होती है। ही वॉज द सुप्रीम कमांडर ऑफ द आर्मी, और आर्मी का जो सुप्रीम कमांडर होता है वो किंग ही होता है। एंड ही वॉज ऑल्सो द सुप्रीम जज, और यही सुप्रीम जज भी थे। ही कुड अपॉइंट, किसी को भी किसी भी पोस्ट पर अपॉइंट कर सकते थे किंग। प्रमोट एनीवन एंड रिलीव एनी, किसी को भी प्रमोट कर सकते थे, किसी को भी रिलीव कर सकते थे। जो किंग का डिसीजन होता है वो अनचैलेंजेबल है, कि कोई भी चैलेंज नहीं कर सकता। अब हम पढ़ते हैं सेकंड है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। अब ऐसा तो है नहीं किंग अकेले ही एक राज्य को एडमिनिस्ट्रेशन कर सकते हैं, वहां पर शासन कर सकते हैं। अब किंग के साथ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का होना भी जरूरी है। हर्षवर्धन हैड क्रिएटेड एक वेल ऑर्गेनाइज्ड काउंसिल बनाई थी मिनिस्टर्स की, ताकि अच्छे से शासन हो सके। उस टाइम पर ओनली क्वालिफाइड एंड एक्सीलेंट पीपल्स ही थे, उसको मिनिस्टर की पोस्ट पर सिर्फ अच्छे जो क्वालिफाइड और एक्सीलेंट पीपल्स थे उनको ही अपॉइंट किया जाता था। इट वॉज ऑल्सो नेसेसरी टू हैव मिलिट्री क्वालिटीज इन दीज मिनिस्टर्स बिकॉज एट दैट, अब ये भी बिल्कुल अनिवार्य था कि जो ये मिनिस्टर्स है उनमें कैसी क्वालिटीज होनी चाहिए, मिलिट्री क्वालिटीज भी होनी चाहिए कि वो कभी वॉर हो जाए तो वो लड़ सके। तो मिलिट्री क्वालिटीज भी होना जरूरी था। एनी मिनिस्टर कुड बी आस्क्ड टू लीड, क्योंकि उस टाइम पर किसी भी मिनिस्टर्स को ये बोला जा सकता था कि तुम अब की बार जो ये आर्मी है तुम्हें लीड करनी है। तो हर एक मिनिस्टर को मिलिट्री क्वालिटीज होनी ही बहुत इंपॉर्टेंट थी। अब कुछ इंपॉर्टेंट मिनिस्टर्स देखो। प्राइम मिनिस्टर, चीफ एडवाइजर होता है जो किंग का। हर्षवर्धन का प्राइम मिनिस्टर कौन था? भांडी। तो चीफ एडवाइजर जो एडवाइस देता है किंग को। महासंधि विरधिकृत, मिनिस्टर ऑफ वॉर एंड पीस को बोलते हैं। महाबलाधिकृत, आर्मी चीफ को बोलते हैं। महाप्रतिहारा, सिक्योरिटी मिनिस्टर ऑफ पैलेस को बोलते हैं। अष्टपातलिक, अकाउंटिंग ऑफिसर को बोलते हैं। परम भट्टारक जो ग्रेटेस्ट रूलर होता है उसको बोला गया है। साकालोतर पथनाथ जो है लॉर्ड ऑफ ऑल द नॉर्थ का जो गॉड होता है उसको बोला गया है। यहाँ था ना अगर साकालोतारा पथनाथ तक ये बोला गया है लॉर्ड ऑफ ऑल द नॉर्थ को।
प्रोविंशियल रूल, अब जो प्रोविंसेस में डिवाइड किए गए थे वहां पर कैसा रूल था। हर्ष ने डिवाइड किए गए थे अपनी पूरी की पूरी साम्राज्य को छोटी छोटी पावर्स में, प्रोविंसेस में इन्होंने डिवाइड कर देते ताकि अच्छी तरीके से शासन किया जा सके। तो ये जो पावर्स थी इनको डिवाइड किया गया था फ्यूडेटरीज में। दीज वर द ये पीपल्स थे जो एक्सेप्ट, फ्यूडेटरीज वो पीपल्स थे जिन्होंने हर्ष की रूल को एक्सेप्ट किया था। इन एन इनडायरेक्ट वे में दे वर ऑल्सो द हेड ऑफ देयर रिस्पेक्टिव प्रोविंसेस। तो फिडेटरीज इनडायरेक्ट वे में हम कह सकते हैं वो अपने राज्य का, अपने प्रोविंसेस के हेड थे। उन्होंने एज्यूम किए थे टाइटल जैसे कि भूपाल, कुमार, लोकपाल, नरिपति एंड महाराजा। कुछ प्रोमिनेंट अमंग दम थे ध्रुवसेन सेकंड ऑफ वल्लभी, भास्कर वर्मन ऑफ कामरूपा, पूर्ववर्मन ऑफ मगधा एंड उदित ऑफ जालंधर एटसेट्रा। ये कुछ इंपॉर्टेंट फिडेटरीज हैं, जो एरियाज है जो अपने ही प्रोविंसेस के रूल कर रहे थे, हेड थे। जो एरियाज थे इनके डायरेक्ट कंट्रोल को उनको बोलते हैं भुक्तेस। इनका जो हेड होता है उसको बोलते हैं उपरिका और कुमारमत्या। अब हम लोकल गवर्नेंस के बारे में पढ़ेंगे कि लोकल प्रोविंसेस, जो छोटी छोटी प्रोविंसेस थी उनमें गवर्नेंस रूल पढ़ लिया। अब इनके अंदर जो लोकल जो गांव वगैरह थे उनके बारे में पढ़ते हैं हम। देखो, भुक्तिस प्रोविंसेस वर डिवाइडेड इनटू विश्यास हेडेड बाय विश्यापतिस और कमिश्नर्स। अब भुक्तिस जो प्रोविंसेस हैं उनको डिवाइड किया गया था इनटू विश्यास में, और जिनको हेड करते हैं विश्यापति और कमिश्नर। ही इनको अपॉइंट करते हैं, रूलर अपनी मर्जी से अपॉइंट करते हैं इनको। विश्यास वर फर्दर डिवाइडेड इनटू, और विश्यास मतलब जो विश्यास थे उनको किस चीज में डिवाइड किया जाता है, इनटू पठाक्स। पठाक्स में डिवाइड किया जाता है हु स्टेटस वाज कंसीडर्ड, और जिनका स्टेटस आज के टाइम पर तहसील के जैसा ही था। मतलब जो विश्यास थे जो जिनको डिवाइड किया गया था पाठक्स में, तो इन पाठक्स का जो स्टेटस था वो तहसील के जैसा ही था। तो स्मॉलेस्ट यूनिट जो थी शासन करने की वो थी गांव, जिसका हेड था जिसको बोलते थे महातर। बहुत सारी प्लेसेस में इट वाज आल्सो कॉल्ड ग्रामिक भी बोला जाता था इसको, ग्रामिक। देयर वॉज ए पंचायत, इसके यहाँ पर एक पंचायत भी थी एडवाइस के लिए। अब देखो, कैवेलरी होते हैं जो घोड़ों पर सवार फोर्स होती है उनको बोलते हैं कैवेलरी, तो घुड़सवार। सो 1 लाख जो घुड़सवार थी मिलिट्री में, पैदल सेना भी थी, एलिफेंट आर्मीज भी थे, तो 60,000 एलिफेंट्स भी थे, और रथ की जो है आर्मी भी थी। तो नंबर ऑफ सोल्जर्स थे 6 लाख। चीफ ऑफ आर्मी को बोला जाता है महाबलाधिकृत, और जो वो इंसान जो आर्मी को लीड करता है उसको बोलते हैं कटुक। यहाँ का देखो रेवेन्यू सिस्टम कैसा था। रेवेन्यू सिस्टम मतलब कि जो टैक्स सिस्टम था वो कैसा था। इनकम, जो मेन सोर्स होता है इनकम का वो होता है लैंड रेवेन्यू। लैंड रेवेन्यू होता है कि जब लैंड पर टैक्स लगाया जाता है और वो इंसान को पे करना पड़ता है। तो जो यहाँ का मेन सोर्स था इनकम का वो था लैंड रेवेन्यू। तो 1/6 जो पार्ट है, जो भी इंसान अपने इनकम जितनी भी इनकम उनकी आती है उस इनकम का 1/6 पार्ट जो है वो उनको देना पड़ता था। इट वॉज कॉल्ड भाग, इसको भाग और उद्रंग भी बोलते हैं। जो गिफ्ट होता है विच द सब्जेक्ट्स वॉलंटरली गेव टू द किंग वॉज कॉल्ड। अब देखो, वॉलंटरली होता है अपनी इच्छा के अनुसार। जो भी सब्जेक्ट्स मतलब कि जो भी वहाँ के जो लोग हैं वो अपनी मर्जी से जो भी किंग को गिफ्ट देना चाहते हैं अपनी मर्जी से उस गिफ्ट को उसको बोलते हैं बाली। अपार्ट फ्रॉम दिस देयर वाज ऑक्ट्राई। इसके अलावा देखो, लैंड टैक्स के अलावा भी वहाँ पे ऑक्ट्राई टैक्स, सेल्स टैक्स, फॉरेस्ट टैक्स भी लगाया जाता था। अब एक्सपेंडिचर देखो, खर्चा क्या होता था। हर्षवर्धन जो है डिस्ट्रीब्यूट करते थे अपनी इनकम को 5 वे में। पहला है डोनेशन, वो डोनेट करते थे, दान करते थे। हर्षवर्धन जो थे एक फिलैंथ्रोपिस्ट एम्परर थे, मतलब कि एक ए रिच पर्सन हु हेल्प्स द पुअर। तो ये एक बहुत ही अमीर थे, राजा थे, जो कि पुअर गरीबों की हेल्प करता है पैसे देकर। तो ये डोनेट करते हैं, तो ये एक फिलैंथ्रोपिस्ट थे। इन्होंने डोनेट किया था 200 विलेजेस को नालंदा यूनिवर्सिटी को। 200 विलेजेस नालंदा यूनिवर्सिटी को डोनेट किए गए थे इनके द्वारा। इनके अलावा मनी भी दी गई थी। हर्षवर्धन डोनेटेड हिज क्लोथ्स। अब देखो, मनी ही नहीं, इन्होंने अपने कपड़ों को भी दान किया। अब हम पढ़ेंगे वर्क्स ऑफ पब्लिक वेलफेयर। जो पब्लिक जनता के लिए जो कल्याण किया गया था वो क्या क्या काम किए गए थे। हर्षवर्धन यूज्ड टू स्पेंड मोस्ट ऑफ, हर्षवर्धन क्या करते हैं अपनी इनकम को जो है कल्याण, जो लोगों के लिए काम होते हैं कल्याण करने वाले, उन पर बहुत स्पेंड करते हैं ये।
अपने जो इनकम होती है उसको। अब फॉर एग्जांपल ही यूज टू स्पेंड ऑन हॉस्पिटल्स, बिल्डिंग हॉस्पिटल्स को बनवाने में अपना जो पैसा वैसा है यहाँ पर लगा देते हैं वो, रेस्ट हाउस बनवाने में, रोड्स को बनवाने में, ब्रिज बनवाने में, एजुकेशन के लिए, स्कूल वगैरह बनवाने में, वाटर के लिए। तो ये ऐसी ऐसी चीज़ों के लिए जो लोगों के लिए काम आए, तो लोगों के कल्याण के लिए वो क्या करते हैं, बहुत बार अपना इनकम भी स्पेंड कर देते हैं। सैलरीज, हर्षवर्धन जो है यूज टू स्पेंड अ पार्ट ऑफ, इनकी जो इनकम होती है उसमें से कुछ एक पार्ट जो है ये जो इनके एम्प्लॉयज होते हैं उनको सैलरी देते हैं। इन हर्षवर्धन के टाइम पर फ्रॉम अ जनरल से लेकर एक जो ऑर्डिनरी सोल्जर होता है ना, हर एक इंसान को सैलरी दी जाती है ताकि वो अपना सर्वाइवल, अपना जीवन जी सके। अब एक्सपेंडिचर ऑन द आर्मी, आर्मी पर जो खर्चा था वो देखो, हर्षवर्धन जो है बहुत ज़्यादा लार्ज पार्ट अपने इनकम का जो बहुत ज़्यादा पार्ट जो है वो आर्मी पर स्पेंड करते हैं, जिसपे इंक्लूड होती है अरेंजमेंट्स फॉर वेपन्स को अरेंज करवाते हैं ये, आर्मर, डिस्क, हॉर्सेज एंड एलिफेंट्स फॉर द आर्मीज के लिए। तो ये बहुत सारी चीज़ों को ये अरेंज करवाते हैं और बहुत सारा जो अपने इनकम का लार्ज पार्ट है वो आर्मी पर लगाते हैं। एक्सपेंडिचर ऑन रॉयल फैमिली, अ पार्ट ऑफ द इनकम वो स्पेंड, और कुछ एक जो इनकम का पार्ट है वो उनकी फैमिली पर भी स्पेंड होता है। अब इट इंक्लूडेड द एक्सपेंडिचर, जैसे कि जो इंपॉर्टेंट नेसेसिटीज़ की जो चीज़ें हैं, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं रॉयल फैमिली के लिए, घर के लिए, उस पर चला जाता है इनका खर्चा। एंड द रिपेयर ऑफ, और पैलेस को रिपेयर कराने पर। अब जुडिशियल सिस्टम पढ़ते हैं कि वहाँ पर जो न्याय का सिस्टम था, न्याय कैसे मिलता था लोगों पर। लॉ और जो ऑर्डर था उस टाइम पर हर्ष के साम्राज्य पर बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। क्राइम्स वर फ्यू एंड पनिशमेंट, क्राइम तो बहुत कम होते थे लेकिन जो पनिशमेंट्स थी उनकी बहुत ही हार्श थी, बहुत ही कठिन पनिशमेंट्स उनको मिलती थी। फॉर द इन्वेस्टिगेशन ऑफ क्रिमिनल्स की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए फायर, वाटर, पॉइजन एंड वेटिंग टेस्ट को किया जाता था। मतलब कि ये क्रिमिनल्स की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए आग, पानी और जहर जैसी चीज़ों का टेस्ट किया जाता था। टू मेंटेन पीस को मेंटेन करने के लिए हर्षवर्धन हैड ऑल्सो फॉर्म, हर्षवर्धन ने पुलिस डिपार्टमेंट को फॉर्म किया। अब देखो पशिका एंड दंडिका वो कुछ चीफ ऑफिसर्स थे वहाँ के, और इनके किंगडम्स में इन्होंने डिटेक्टिव्स को भी एक्टिव किया हुआ था, डिटेक्टिव्स को भी स्टैब्लिश किया था कि डिटेक्टिव भी होंगे, डिटेक्ट करेंगे किसने क्या गलती की है, क्या किया है। देयर वाज नो पार्शली वाइल डूइंग जस्टिस, वहाँ पर किसी के साथ कोई भी अत्याचार नहीं होता था जब वो जस्टिस करते थे। अब देखो एम्पुटेशन ऑफ द लिम्स ऑफ द क्रिमिनल, अब देखो क्रिमिनल जो भी गंदा काम करता है तो उनके जो अंग होते हैं बॉडी के उनको काट दिया जाता है, और डेथ पेनल्टी, और उनकी जो है मौत की सज़ा भी इनको सुनाई जाती है, फांसी की सज़ा भी सुना दी जाती है, वो कॉमन था। तो बिगेस्ट क्राइम वहाँ पर ट्रिजन था, मतलब राजा अगर राज्य के साथ विद्रोह करेंगे या फिर राजद्रोह करेंगे हम, तो सबसे ज़्यादा जो है बिगेस्ट क्राइम जो क्या माना जाता है, राजद्रोह माना जाता है। इन द हर्ष के एम्पायर में जो वर्क होता है गवर्नेंस का वो बहुत ही ऑनेस्टी तरीके से किया जाता है, अब ईमानदारी से किया जाता है। बट डिस्पाइट हैविंग सच गुड लॉ एंड ऑर्डर, देखो गुड लॉ एंड ऑर्डर तो थे ही वहाँ पर, रोड्स जो थे वहाँ पर सेफ नहीं थे, तो ह्यूइंग सेंग ने खुद हिमसेल्फ हैड टू फेस थीव्स। तो इसी वजह से जब ह्यूइंग सेंग जो इनके कोर्ट में 8 साल तक रहते हैं तो उन्होंने खुद क्या चोरों को सामना किया था, एंड बंडित का है इनको 2 बार लूटा भी गया था। सोशल एंड इकोनॉमिक सिस्टम देखो कैसा था यहाँ पर, वी गेट इंफॉर्मेशन अबाउट द इकोनॉमिक एंड सोशल कंडीशंस ऑफ द पीरियड ऑफ हर्ष थ्रू द राइटिंग्स ऑफ द टाइम। उस टाइम की जो राइटिंग्स थी, जो वहाँ पर उस टाइम के जो पोइट्स थे, जैसे भानभट्ट हो गया या चाइनीज रिसोर्सेज है, वहाँ से हमें इस एज का या फिर इस टाइम का सोशल इकोनॉमिक सिस्टम पता चलता है। सोशल सिस्टम देखो वर्ण सिस्टम, सोसाइटी को 4 जो है क्लास में डिवाइड किया गया था। देखो उस टाइम पर देर एक कास्ट सिस्टम चल रहा था सोसाइटी में, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये चारों को सोसाइटी में 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया था सोसाइटी को कास्ट सिस्टम के बिहाफ पर। पॉसिबली जो सब कास्ट वर कॉल्ड मिक्स कास्ट, और सब कास्ट को मिक्स कास्ट भी बोला जाता था। तो ब्राह्मण्स जो थे वो क्या करते थे, सोसाइटी को टीच करते थे, शिक्षा देते थे, और जो होली जो भी पवित्र काम होते थे वो ब्राह्मण्स के द्वारा किए जाते थे। दे ऑल्सो यूज टू एडवाइस, वो किंग को एडवाइस भी देते थे एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क में, जो शासन वाला जो कार्य था उसमें ये ब्राह्मण्स किंग को एडवाइस भी दे देते थे। क्षत्रिय जो थे वो क्या करते थे, डिफेंस का काम करते थे। वैश्य जो थे वो बिजनेस एक्टिविटीज में एंगेज थे, और
नीड्स ऑफ सोसाइटी वर फुलफिल, और जो सोसाइटी का जो नीड्स थी उनको फुलफिल करते थे वैश्यस। और जो ड्यूटी होती थी शूद्रा की वो होती थी किंग को सर्व करना, किंग की सेवा करना, एग्रीकल्चर का काम करना, एनिमल हस्बेंड्री करना, बिल्डिंग्स हाउसेस को बनाना, और मेकिंग वुडन एंड मेटल टूल्स को बनाना। तो जो फोर्थ कास्ट शूद्रास उनका काम क्या था, बस सेवा करना होता था। मैरिज देखो, इंटरकास्ट मैरिज जो थी इस टाइम पर वैलिड थी, और अनुलोमा, हाइपरगेमी एंड प्रतिलोमा, हाइपोगैमी मैरिजेस वर ऑल्सो ग्रेजुअली एक्सेप्ट की जाती थी। देयर वॉज ओफन अ डिफरेंस इन द मैरिज रूल्स। अब देखो, नॉर्थर्न इंडिया में और साउथर्न इंडिया में डिफरेंट टाइप की मैरिजेस करवाई जाती थी, अपना अलग अलग ही रूल था मैरिज करवाने का नॉर्थर्न एंड साउथर्न इंडिया में। उसी तरह जो कस्टम्स ऑफ मैरिज ऑफ डिफरेंट कास्ट इन नॉर्दर्न इंडिया ऑल्सो डिफरेंट। उसी तरह जो शादी के जो अलग अलग कस्टम्स से रीति रिवाज थे वो भी बहुत अलग थे नॉर्थ इंडिया में और साउथ इंडिया में। जो प्रैक्टिस थी पोलोगैमी वॉज प्रेवलेंट इन सोसाइटी। पोलोगैमी होता है एक हस्बैंड जिसकी बहुत सारी वाइफ है। एक हस्बैंड बहुत सारी वाइफ को रख सकता है, और एक वाइफ जिसके बहुत सारे हस्बैंड है। तो पोलोगैमी होता है एक हस्बैंड उसकी बहुत सारी वाइफ, एक वाइफ जिसकी बहुत सारे हस्बैंड। तो ऐसे एक इंसान बहुत सारी वाइफ रख सकता है, एक औरत अपने साथ बहुत सारी पति रख सकती है। तो ये था पोलोगैमी जो कि प्रचलित था उस टाइम पर सोसाइटी में। वुमेन जो थी हाई वर्नास डिडेंट मैरी। जो हाई वर्नास की जो वर्ना सिस्टम डिवाइड किया गया था ना, कि 4 पार्ट्स में डिवाइडेड था। तो अपर कास्ट की जो लेडीज थी ना, डिडंट रिमैरी, वो वापस दोबारा शादी नहीं करती हैं वो, बट रिमैरिज टुक प्लेस अमंग द शूद्रास। लेकिन जो शादी थी वो शूद्रास एंड वैश्यस में करवाई जाती थी। सती जो था वो प्रेवलेंट था सोसाइटी में, कि अगर उनके हस्बैंड की डेथ हो जाती है तो वुमेन को भी, जो उनकी वाइफ होती है उनको भी अपनी जो प्राण होते हैं वो त्यागने पड़ते हैं। तो विडोड वुमेन यूज टू वियर व्हाइट क्लोथ्स। तो विडोड वुमेन्स जो थी वो व्हाइट क्लोथ्स पहनती थी। अब हम पढ़ते हैं हाई मोरल लाइफ के बारे में। ह्यूएन सैंग डिस्क्राइब करते हैं इंडियंस एज हैविंग अ हाई स्टेटस, कि जो इंडियंस थी उनका बहुत अच्छा हाई स्टेटस था। दे ऑलवेज, वो क्या करते हैं हमेशा, वो पाप पर बहुत अटेंशन पे करते हैं, और गुणों पर। ऑनेस्टी, जो ईमानदारी है, और डिवोशन होता है, जो एक इंसान अपनी ड्यूटीज को फॉलो करता है, वो वहाँ पर बहुत अच्छी तरीके से मेंटेन किया गया है। तो जो गेस्ट था उसको भगवान का जो है स्टेटस दिया गया है। अब हम पढ़ेंगे हाउसिंग के बारे में। सिटीज को बिल्ड किया गया था सिंपल और डेफिनेट प्लान के साथ, और वॉल्स जो थी वो बनाई गई थी प्रोटेक्शन के लिए वहां पर आसपास। सिटीज हैड ब्यूटीफुल बिल्डिंग्स ऑफ सेवरल स्टोरीज। जो सिटीज थी ना उन पर बिल्डिंग्स बनाई गई थी अलग अलग स्टोरीज की। स्टोन्स एंड बेक्ड ब्रिक्स, स्टोन्स और पकी हुई जो ब्रिक्स है उनको यूज किया जाता था हाउस के कंस्ट्रक्शन के लिए। जो साइज था विलेज का वो बहुत ही छोटा होता था। हाउस वर जनरली कच्चा, हाउस जो घर होते थे वो जनरली कच्चे होते थे, जहां पर रॉक, क्ले और वुड्स को यूज किया जाता था। फूड देखो, पीपल जो है सिंपल खाना खाते थे। व्हीट, राइस वर तो फूड था वहाँ के कॉमन पीपल्स का। घी हो गया, मिल्क हो गया, कर्ड, जैगरी, शुगर, मस्टर्ड ऑयल एक्सेट्रा इनके मेन इंग्रेडिएंट्स थे इनके खाने का। अनियन एंड गार्लिक जो है यूज नहीं होता था। कुछ पीपल्स जो थे वर ऑल्सो नॉन वेजिटेरियन से। पल्सेस, दालें और बहुत सारी जो वेजिटेबल्स थी और फ्रूट्स को भी यूज करते थे। इकोनॉमिक सिस्टम देखो वहाँ का, ये क्लियर हो जाता है सोर्सेस को देखकर कि जो इकोनॉमिक कंडीशंस थी उसका मतलब ऑफ द कंट्री की वो बहुत ज़्यादा एडवांस थी और स्ट्रॉन्ग थी उस टाइम पर। एग्रीकल्चर जो था वो मेन स्टे था पीपल की लाइवलीहुड, मतलब लोगों का जो जीविका का काम था, जो पैसे कमाने का जो साधन था वो कृषि करना था, सिर्फ और सिर्फ कृषि। अब ह्यूएन सैंग लिखते हैं कि जो प्रोडक्शन था फूड का एंड फ्रूट्स का, फूड और फ्रूट उस टाइम पर बहुत ही ज़्यादा मात्रा में थे, प्लांटीफुल थे। अकॉर्डिंग टू हर्षचरिता के अकॉर्डिंग एप्पल्स, ग्रेप्स जो थे और ऑल्सो ग्रोन अलोंग विद द राइस। एप्पल और ग्रेप्स को के साथ ही राइस को भी उगाया जाता था, वीट को भी, केन एक्सेट्रा को। देयर वाज एक बहुत ही अच्छा इरीगेशन सिस्टम था वहाँ पर। अपार्ट फ्रॉम एग्रीकल्चर के अलावा भी कॉमर्स, बिजनेस एंड ट्रेड भी बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस में थे। कुछ एक सिटीज़ जो थी फेमस थी एंड प्रोस्परस थी बिकॉज ऑफ द ट्रेड के लिए, बहुत सारी सिटीज़ जो थी फेमस थी, जैसे कि थानेश्वर, उज्जैन, कनौज। देवर बहुत वहाँ पर इंटरनल और एक्सटर्नल ट्रेड भी किया जाता था, स्टेट के साथ, स्टेट का कंट्री के साथ भी। तो जो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, लेदर इंडस्ट्रीज, यूटेंसिल इंडस्ट्रीज एंड टूल इंडस्ट्रीज जो थी मेन इंडस्ट्रीज थी उस टाइम की।
अब हम करेक्टर देखते हैं, हर्षवर्धन के करेक्टर के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले है ए स्किल्ड एडमिनिस्ट्रेटर एंड ग्रेट जनरल। तो ये एक बहुत ही अच्छा स्किल्ड जो है एडमिनिस्ट्रेटर थे, शासन करने वाले थे और बहुत ही बड़े ग्रेट जनरल थे। हर्षवर्धन जो थे वो एक विजेता ही नहीं थे, वो एक एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेटर मतलब एक अच्छे शासन करने वाले भी थे। इन्होंने अपने रूल के टाइम पर अपने उसको डिवाइड किया था प्रोविंसेस में, डिस्ट्रिक्ट्स में और विलेजेस में, ताकि विलेजेस में कोई और वहाँ पर हेड हो वो वहाँ पर अच्छे से शासन करे, और डिस्ट्रिक्ट में कोई और वहाँ पर हेड हो वो वहाँ पर रूल करे, और प्रोविंसेस में वहाँ का हेड कोई और वहाँ पर कोई और अच्छी तरीके से शासन करे। तो उन्होंने अपने रूल में प्रोविंसेस, विलेजेस एंड डिस्ट्रिक्ट्स को डिवाइड किया, वहाँ के अलग अलग हेड बनाए ताकि अच्छे से शासन हो सके। ही वॉज एक बहुत ही अच्छे काइंड रूलर थे वो। ये हमेशा जो क्या करते हैं, यूज टू विजिट द स्टेट टू फाइंड आउट द, अब ये जो वहाँ के लोग हैं अलग अलग स्टेट्स के, डिस्ट्रिक्ट्स के, प्रोविंसेस के, विलेजेस के, वहाँ के जो लोगों को उस टाइम पर समस्याएं होती थी तो ये खुद वहाँ पर जाकर उनकी प्रॉब्लम्स को देखते थे, विजिट करते थे। ही हैड फॉर्म, इन्होंने एक बड़ी आर्मी को भी फॉर्म किया था। ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ दिस आर्मी, अपनी आर्मी की स्ट्रेंथ पर ही हर्ष ने बहुत सारे राज्यों को, बहुत सारे किंग जो थे नॉर्दर्न इंडिया के, उनको हराया था अपनी आर्मी के हेल्प से। हर्षवर्धन ने अचीव किए बहुत सारी सक्सेस इन्होंने प्राप्त किया, ऑन द बेसिस ऑफ विच, जिसी की वजह से इनको समुद्रगुप्त के साथ कंपेयर किया गया है। अब हम पढ़ते हैं कंपेशनेट टू पीपल्स, ये करुणामय, इनका जो बिहेवियर था लोगों से बहुत अच्छा था, लोगों के साथ बहुत अच्छा बिहेव करते थे, करुणामय थे। हर्षवर्धन जो है अपने पीपल को बहुत प्यार करते हैं, जैसे अशोक ने अपनी पूरी की पूरी लाइफ को लोगों के कल्याण के लिए त्याग दी, ऐसे ही इन्होंने भी लोगों के कल्याण के लिए अपनी लाइफ को त्याग दिया, डेडिकेट कर दिया। ही वॉज ऑल्सो रेडी टू हेल्प द डाउन ट्रोडन, ये बिल्कुल रेडी थे जो डाउन ट्रोडन है, जो थोड़े गरीब से व्यक्ति है, जो सोसाइटी में गरीब सेक्शन है, उनको भी इन्होंने हेल्प करने के लिए भी रेडी थे, उनको हमेशा रेडी रहते थे। ये क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा अमाउंट जो है मनी की वो अपने खजाने से हॉस्पिटल्स पर, स्कूल्स पर, बिल्डिंग्स, रोड्स पर लगाते हैं। तो जो खजाना था वहाँ से वो मनी को स्कूल, बिल्डिंग्स, रोड्स, हॉस्पिटल पर लगाते हैं ताकि लोगों का कल्याण किया जा सके। अब देखो ये फैमिली को भी करुणामय थे। हर्ष जो थे वो नॉट ओनली ये सिर्फ पीपल के लिए ही करुणामय नहीं थे, ये अपनी फैमिली के इसको भी बहुत प्यार करते थे ये, और बहुत प्यार था इनको अपनी फैमिली से। तो जब इनके ब्रदर हर्षवर्धन को मार दिया जाता है छल के द्वारा, तो ये जो है अपने भाई का बदला ही नहीं लेते, लेकिन अपनी बहन को भी ढूंढ कर लेकर आते हैं वो। और जो ये यूनिक फैमिली लव इज नॉट सीन इन एनी अदर किंग, और तो ये जो यूनिक फैमिली का जो प्यार है ये किसी और किंग में नहीं दिखाई देता। ग्रेट डोनर, ये डोनर भी हमें पता चला कि ये डोनेट भी करते हैं, विलेजेस को भी डोनेट किया इन्होंने, नालंदा यूनिवर्सिटी को, बहुत सारी लोगों को, अपने क्लोथ्स को भी डोनेट करते हैं। सो हर्ष जो है फेमस थे पूरे के पूरे वर्ल्ड में दान करने के लिए। ये जो है एक फंड फॉर चैरिटी, इन्होंने एक फंड को सेट किया ताकि दान किया जा सके, फ्रॉम विच, जहाँ से ही यूज टू डोनेट, जहाँ पर ये लोगों को, पीपल्स को डोनेट करते थे। रिलीजियस टॉलरेंस, जो इनकी जो रिलीजियस धार्मिक जो सहनशीलता थी वो देखो। हर्ष जो थे एक टॉलरेंट किंग थे, ही वॉज नॉट अ रिलीजियस फैनेटिक। अकॉर्डिंग टू ह्यूइंग सेन के अकॉर्डिंग हर्ष जो थे वो एक फॉलोवर थे शैविज्म के। किसके फॉलोवर थे? शिवजी जी को मानते थे, लेकिन बाद में इन्होंने बुद्धिज्म को एडोप्ट किया, बुद्धिज्म को इन्होंने स्वीकार किया। तो प्रयाग काउंसिल पर ये वर्शिप करते हैं बुद्ध को फर्स्ट डे में, सूर्य ऑन सेकेंड डे। क्या करते हैं प्रयाग काउंसिल में जो मीटिंग होती है वहाँ पर फर्स्ट डे ये बुद्ध को पूजा करते हैं, सेकंड डे सूर्या की करते हैं, थर्ड डे ये शिव जी की पूजा करते हैं। सो इस काउंसिल में वो 500 ब्राह्मण्स को खाना प्रोवाइड करते हैं और डोनेट करते हैं क्लोथ्स को। पीपल जो थे ऑल रीजन्स लिव देयर इंक्लूडिंग हिंदू, बुद्धिस्ट और जैन्स, तो अलग अलग कास्ट के जो पीपल्स थे वो भी वहाँ पर उस समय पर रहते थे। इसके बाद देखो प्रोपोगेटर ऑफ बुद्धिज्म, इन्होंने बुद्धिज्म को, प्रोपोगेटर भी थे ये, प्रचार भी किया उन्होंने बुद्धिज्म का। हर्ष जो थे एक प्रोपोगेटर थे बुद्धिज्म के, जैसे अशोक थे ना वैसे ही इन्होंने भी बुद्धिज्म को प्रचार किया। ही डिड, बहुत सारी अच्छी चीज़ें उन्होंने की ताकि बुद्धिज्म जो है पॉपुलर हो जाए। इन्होंने फॉलो किया नॉन वायलेंस, जैसे अशोक ने नॉन वायलेंस को फॉलो किया, इन्होंने भी नॉन वायलेंस को, इन्होंने भी पीसफुल मैथड्स को यूज़ किया, ना कि नॉन वायलेंस।
ही हु फॉलोड नॉन वायलेंस, इन्होंने नॉन वायलेंस को फॉलो किया था अशोक की तरह, मतलब कि पीसफुल मेथड्स उन्होंने अडॉप्ट किए, ना कि लड़ाई झगड़े की। एंड ऑल्सो और बैंड और एनिमल स्लोचर, जो एनिमल्स को काट कर मार दिया जाता था उनको, तो वो भी इन्होंने बैन किया। हंटिंग भी इन्होंने बैन किया। इन्होंने बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज विहार्स, तो इन्होंने क्या किया, बहुत सारे जो मठ है वो बनवाए। ही यूज टू ऑर्गेनाइज बुद्धिस्ट मीटिंग्स एवरी ईयर, तो एक साल में ये बुद्धिस्ट की जो है मीटिंग्स भी ऑर्गेनाइज करते थे। इन्होंने राजदूतों को दूसरी कंट्रीज में भेजा हुआ था ताकि ये जो है रिलीजन को फैला सके। हर्ष ने 200 टैक्स फ्री विलेजेस को नालंदा यूनिवर्सिटी को दिए ताकि बुद्धिज्म को वहां पर सिखाया जा सके। हर्ष ने बहुत कुछ इन्होंने बुद्धिज्म के लिए किया था, दैट हिज नेम, इसी वजह से इनका जो नाम है वो अब तक अमर है हिस्ट्री ऑफ बुद्धिज्म। जैसे अशोक और कनिष्क का नाम अभी तक अमर है ना, ऐसे ही हर्षवर्धन का नाम भी बुद्धिज्म की जो हिस्ट्री है उसमें इमॉर्टल है। अब देखो पैट्रोनेज टू स्कॉलर्स, इन्होंने स्कॉलर्स की क्या की, हेल्प की। अब जो स्कॉलर्स थे उन्होंने इंजॉय किए हैं स्पेशल पैट्रोनेज ऑफ हेल्प, तो स्कॉलर्स को बहुत ज़्यादा हेल्प मिली है हर्ष की तरफ से। हर्ष ने बहुत सारे लिटरेरी एंड बुद्धिस्ट स्कॉलर्स जो है इनके कोर्ट में थे, इन्होंने बहुत बिल्ड किए हैं बहुत सारी मोनेस्ट्रीज, मठों को, विहार्स को, इन स्कॉलर्स के लिए बहुत सारी मोनेस्ट्रीज, मठों को बनवाया है। सो स्कॉलर्स जैसे कि बान, दिवाकर, मयूर, जैसन एंड भास जो है इनके कोर्ट में रहते थे। ए प्लेराइट एम्परर पैटर्न ऑफ आर्ट एंड लिटरेचर, ये आर्ट एंड लिटरेचर के भी पैटर्न थे। हर्ष जो थे वो लवर थे आर्ट एंड लिटरेचर के, तो ये हिमसेल्फ एक प्लेराइट थे, खुद लिखते थे और एक लर्नड रूलर थे, पढ़े लिखे जो रूलर थे। इन्होंने खुद 3 प्लेस लिखे थे, रत्नावली, नागानंद, प्रियदर्शिका, तो ये तीनों के तीनों प्ले जो है हर्षवर्धन ने खुद लिखे थे क्योंकि ये पढ़े लिखे थे और लिखना भी इनको आता था। भानभट्ट ने डिस्क्राइब किया है इनके बारे में बहुत ही अच्छी तरीके से, इनकी जो कंपोजिशन है हर्षचरिता में। अब देखो हर्ष हैज बीन कंपेयर, हर्ष को कालिदास के साथ कंपेयर किया गया है। ही पैट्रोनाइज ग्रेट, तो इन्होंने जो भानभट्ट है उनको भी बहुत ज़्यादा इन्होंने हेल्प की है, जिन्होंने कंपोज किया है हर्षचरिता को और कादम्बरी को। जो सेकंड प्रीशियस पीरियड है इस कोर्ट का, मतलब कि अब देखो भानभट्ट के बाद जो दूसरा रॉयल कोर्ट का जो पोइट है वो है जैसन, जिन्होंने लिखा है योगेशत्रा एंड वेदास, एस्ट्रोलॉजी, जियोग्राफी, मैथमेटिक्स एंड मेडिसिन एटसेट्रा के बारे में इन्होंने लिखा है। हर्ष ने डोनेट किया है इनकम ऑफ 80 विलेजेस की इनकम को जैसन को उन्होंने डोनेट किया है, लेकिन जैसन ने इसको लेने से मना कर दिया। अब स्कॉलर जैसे कि मयूर और मतंग भी इनके कोर्ट में रहते थे। मयूर ने लिखा है सूर्या शतक। अब देखो पैटर्न ऑफ एजुकेशन के भी पैटर्न थे ये। एजुकेशन हैड स्पेशल पैटर्नेज फ्रॉम हर्ष, हर्ष की साइड से जो है एजुकेशन में भी बहुत इन्होंने हेल्प की है लोगों तक एजुकेशन को पहुंचाने में। नालंदा यूनिवर्सिटी जो है मोस्ट फेमस थी इनके टाइम पर। हर्ष ने डोनेट की हैं 200 टैक्स फ्री विलेजेस को नालंदा यूनिवर्सिटी को, ताकि टू मीट द एक्सपेंसेस, और उनके खर्चों को भी ये जो खर्चा होते हैं उनको भी ये भरते हैं। अब ये डिस्ट्रीब्यूट करते हैं 1/4 ऑफ हिज इनकम ऑफ हिज किंगडम अमंग द स्कॉलर्स एज प्राइसेस, जो स्कॉलर्स थे उनको प्राइस देते हैं वो अपनी इनकम का 1/4 पार्ट। अब इसके बाद देखो ह्यूइंग सेंग डिस्क्रिप्शन ऑफ हर्ष, जो ह्यूइंग सेंग है वो डिस्क्राइब करते हैं हर्ष के बारे में। क्या डिस्क्राइब करते हैं वो हर्ष के बारे में? ह्यूइंग सेंग जो थी वो चाइनीज ट्रैवलर थे और ही इज उनको प्रिंस ऑफ ट्रैवलर बोला गया है। ही केम टू इंडिया में आते हैं वो हर्षवर्धन के टाइम पर, उनके कोर्ट में 8 साल तक रहते हैं। ये फिर चाइना को छोड़ देते हैं, वो इंडिया में विजिट करते हैं 629 AD में। ही केम टू इंडिया, इंडिया में आते हैं वो लर्न करने बुद्धिस्ट पिलग्रिमेज, जो बुद्धिस्ट के जो तीर्थ यात्री जो प्लेसेस है और बुद्धिज्म को सीखने के लिए कि उसको लर्न करने के लिए वो इंडिया में आते हैं। तो ताशकंद, समरकंद एंड बाल्ख वो क्या करते हैं, गांधारा रीजन जो है इंडिया में, ताशकंद, समरकंद, बाल्ख की हेल्प से, मतलब कि ये जो रीजन्स है यहाँ से वो गंधारा रीजन में आते हैं इंडिया में। और फिर इसके बाद वो पंजाब, कपिलवस्तु, गया, सरनाथ, श्रीबस्ती, कुशीनगर में विजिट करते हैं, ट्रैवल करते हैं और फिर लास्ट में वो अटेंड करते हैं नालंदा यूनिवर्सिटी में, 2 साल रहते हैं वहाँ पर वो। आफ्टर रोमिंग इन साउथ इंडिया में
इतना रोम करके ये घूम फिर कर ये क्या करते हैं, ही लेफ्ट फॉर चाइना के लिए निकल पड़ते हैं 644 एडी में। और जब वो चाइना पहुंचते हैं तो वो रोट द अकाउंट ऑफ हिज विजिट, जो उन्होंने विजिट की थी ना इंडिया में, कि मैं इंडिया में कहाँ कहाँ पर गया हूँ, मैं पंजाब, कपिलवस्तु गया, सरनाथ या शरावती, और नालंदा यूनिवर्सिटी 2 साल रुके, और रॉयल कोर्ट में 8 साल तक रुके। तो वो विजिट करते हैं ना, जब वापस चाइना में जाते हैं ना, तो वो एक बुक लिखते हैं जिसका नाम होता है सीयूकी, जिसमें वो बुद्धिस्ट रिकॉर्ड ऑफ वेस्टर्न वर्ल्ड के जो रिकॉर्ड्स हैं उनको लिखते हैं। ये जो बुक होती है थ्रोज लाइट ऑन द पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक, कल्चर कंडीशन, जो इंडिया की हर्ष के टाइम पर, हर्षवर्धन के टाइम पर जो कंडीशंस थी ना इंडिया की, पॉलिटिकली कैसी थी, सोशल कैसी थी, इकोनॉमिक, कल्चरल, रिलीजियस, तो उनके बारे में इन्होंने सुजुकी में लिखा है। अब इसके बाद देखो, हर्ष जो थे वो एक विजेता ही नहीं थे, लेकिन ये एक बहुत ही अच्छे शासन करने वाले भी थे, काइंड भी थे, ये दयालु थे, चैरिटी भी करते थे, दान भी करते थे ये, और पैटर्न ऑफ लिटरेचर, और लिटरेचर में ये, लिटरेचर के ये पैट्रन थे, पैट्रन एंड ए लर्न एम्परर ऑफ हाई ऑर्डर, एक बहुत ही पढ़े लिखे एम्परर भी थे। हर्ष जो थे वो ग्रेट एम्परर थे और फाउंडर थे एक बड़े साम्राज्य का एंशियंट इंडिया हिस्ट्री में। जैसे एम्परर अशोक थे, ऐसे ही इन्होंने अपनी पूरी लाइफ को, एंटायर लाइफ टू पब्लिक सर्विस, लोगों के कल्याण के लिए अपनी लाइफ को उन्होंने सेक्रीफाइस कर दिया, कंट्रीब्यूटिंग टू मटेरियल स्पिरिचुअल प्रोग्रेस की रवाई इन्होंने, एंड लेड द नेशन को बहुत आगे तक लेके गए। एवरी वर्क ऑफ हर्ष के जो हर एक कार्य था वो उन्होंने क्यों किया है, उनका इंटेंशंस था सोसाइटी को इम्प्रूव करने का। देखो, हर्ष का एडमिनिस्ट्रेशन में किंग थे, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर थे, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के अलावा प्राइम मिनिस्टर थे, मिनिस्टर ऑफ वॉर एंड पीस थे, मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन थे, एंड चीफ पुलिस ऑफिसर्स भी थे, मिलिट्री जनरल्स भी थे। प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन थे, जहाँ पर अलग शासन, हेड शासन करते थे वहाँ के, लोकल भी थे, पब्लिक वेलफेयर वर्क्स भी किए जाते थे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर भी थे, लॉ एंड जस्टिस पनिशमेंट्स भी थी। तो जो ये चैप्टर है हमारा फर्स्ट हर्षवर्धन वाला जो है हमारा, जो ये कंप्लीट होता है, जिसका नाम है हर्षवर्धन एंड कंटेम्प्रेरी सोसाइटी। तो इस चैप्टर में हमने इसकी जो चैप्टर है हमने पढ़ा, इसमें क्या कुछ बताया गया है। इससे जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो इस चैप्टर की जो एक्सरसाइज है, जो क्वेश्चन है, उसके बारे में आएगी। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक यू।